इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 66A की। अब ये सेक्शन 66A जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, यानी कि अब इस धारा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, इसके तहत क्या प्रावधान था? इसके तहत ये प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति यदि कंप्यूटर के माध्यम से आपको अपमानजनक मैसेज भेजता है या फिर ऐसा मैसेज भेजता है जो कि डराने वाला है ना, आपके लिए खतरा पैदा करता है, तो इसको ये अपराध की श्रेणी में माना जाता था, है ना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया है। लेकिन अभी भी कई जगह पर पुलिस जो है इस सेक्शन का प्रयोग कर रही है, और कई जगहों पे तो हमें निचली जो छोटी अदालतें होती है ना, वहाँ भी देखने को मिल रहा है कि इस सेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। इसी के संबंध में कहा है अनडेड सेक्शन, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो इस सेक्शन को डेड कर दिया, लेकिन अभी भी कई जगहों पे यह डेड नहीं हुआ है यह सेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ना, करंट जीके में इसको पूछा जा सकता है कि भाई अभी हाल ही में कौन सा सेक्शन जो है ज़्यादा चर्चाओं में रहा, तो सेक्शन 66 से पूछा जा सकता है कि सेक्शन 66A किससे संबंधित है। ये एक IT एक्ट है, या फिर ये एक कृषि कानून है, या फिर यह एक भ्रष्टाचार से संबंधित कानून है ना। तो इसके लिए हम कहेंगे कि भाई यह एक IT एक्ट है। इसको जो है कब हटाया गया, तो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था 2015 में, श्रेया घोषाल मामले में ना, तब हटाया था सुप्रीम कोर्ट ने इसे। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भाई सेक्शन 66A के तहत क्या प्रावधान थे, है ना, 66। तो इसके तहत मतलब कब इसे लागू किया जाता था? तो इसे लागू किया जाता था अगर कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर से किसी अन्य व्यक्ति को अपमानपूर्ण मैसेज भेज रहा है या फिर उसे डराने वाले मैसेज भेज रहा है, तब इसको जो है लागू किया जाता था। तो ये सारे प्रश्न जो हैं ये बनते हैं करंट जीके में ना। तो इस तरह की बातें देख लिया करो, क्योंकि करंट जीके में वही चीज़ें पूछी जाती है जो चर्चा में रहती हैं। द इनवैलिड का मतलब है कि जो अब वैलिड नहीं है, जो अब लीगल नहीं है। द इनवैलिड सेक्शन 66A इज ऑफन इन्वॉक। इन्वॉक का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेना, किसी चीज़ को यूज़ में लेना। आउट ऑफ इग्नोरेंस, तो एडिटोरियल क्या कहता है कि इग्नोरेंस, अज्ञानता के चलते अभी भी कई जगह पे इनवैलिड सेक्शन 66A का सहारा लिया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे प्रयोग किया जा रहा है। बट सर्व्स एज अ टूल ऑफ हरासमेंट। एडिटोरियल क्या कहता है कि भले ये इग्नोरेंस के चलते इसका सहारा लिया जा रहा हो, सर्व का मतलब है उपयोग में आना, एज अ टूल ऑफ हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना। ये जो हरासमेंट की स्पेलिंग है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी जाती है ना, तो ध्यान से देख लेना इसे। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ठीक है कि भाई इसको जो है ये इनवैलिड करार दिया जा चुका है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड कर दिया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर अज्ञानता के चलते और कई जगहों पर क्या, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए सेक्शन 66A का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ क्वाइट डिसकंसर्टिंग। देखो डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है कि भाई ये बात काफ़ी चिंताजनक है। दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, कि सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 ईयर्स, 2 सालों में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है, और ये बात चिंताजनक है। क्या सूचित किया गया है? दैट सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट विच वाज स्ट्रक डाउन। देखो स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। दैट विच वाज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल 6 ईयर्स अगो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 66A को असंवैधानिक करार देते हुए 6 साल पहले हटा दिया था। इज स्टिल बीइंग इन्वोक्ड, उसका अब भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। एंड इन सम ट्रायल, देखो ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, और एंड इन सम ट्रायल कोर्ट्स, तो उसका अभी भी प्रयोग किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और कुछ अदालतों में ना, कुछ सुनवाई वाली जो अदालतें होती हैं ना, उनमें अब भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वन कैन सी, देखो इस वन का प्रयोग करते हैं एक जनरल स्टेटमेंट देने के लिए कि कोई भी व्यक्ति है ना, वन कैन सी वाई द कोर्ट डीम का मतलब होता है मानना, इट अ शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि भाई कोई भी व्यक्ति इस बात को देख सकता है कि क्यों जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को, एक तरीके से आप कह सकते हो कि मतलब एकदम अचंभित करने वाला कानून माना, है ना, अ शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। व्हेन अ पेटिशन बाय द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, देखो इस PUCL ने क्या किया, अभी हाल ही में एक याचिका दाखिल की है ना, पेटिशन केम अप फॉर हियरिंग,
तो एडिटोरियल कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने केम अप आई फॉर हियरिंग, सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास PUCL की ओर से एक अपील आई, और वो अपील थी 66A से जुड़ी हुई। उस अपील में कहा गया कि भाई अब भी कई जगहों पर 66A का प्रयोग किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बात काफ़ी हैरानी वाली थी कि भाई जिस चीज़ को हमने 6 साल पहले हटा दिया उसका अब भी प्रयोग किया जा रहा है। सेक्शन 66A मेड मैसेजेस डीम्ड बाय द पुलिस टू बी ऑफेंसिव। तो सेक्शन 66A के तहत क्या प्रावधान है, इसमें ये कहा गया था मेड मैसेजेस डीम्ड का मतलब है मानना, कि अगर पुलिस को लगता है कि कुछ मैसेज ऐसे हैं जो कि एक तरीके से ऑफेंसिव हैं, जो कि इंसल्टिंग हैं, या फिर किसी के लिए डेरोगेटरी हैं, या फिर अपमानपूर्ण हैं, और मेनेसिंग का मतलब है डराने वाले, है ना, खतरा पैदा करने वाले, टू एनीवन, कि भाई कोई भी ऐसे मैसेज है जो किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा करने वाले हैं या फिर अपमानपूर्ण हैं, और दोज, या फिर ऐसे मैसेज है दैट कॉज्ड अनोयंस, जो कि एक तरीके से किसी व्यक्ति में नाराज़गी पैदा करते हैं, अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इन सब बातों को क्या कहा गया था, इनको क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब है अपराध, इन सब बातों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था ना, आपराधिक। इफ़ दीज वर सेंट, और अगर ये मैसेज भेजे गए थे किस माध्यम से, थ्रू, किसके माध्यम से, कंप्यूटर और कंप्यूटर रिसोर्स, कि भाई कोई भी मतलब कंप्यूटर आपका उपकरण है ना, उसके माध्यम से आपने अगर ये मैसेज भेजे तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा, है ना, ये ऐसा इसके तहत प्रावधान था। प्रेस्क्राइब, है ना, इट प्रेस्क्राइब अ प्रिजन, है ना, इसके तहत ये प्रावधान था ना, प्रेस्क्राइब का मतलब ये प्रावधान इसके तहत किया गया था। अब प्रिजन टर्म, जेल की अवधि, ऑफ अप टू 3 years ऑन कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब है दोष सिद्धि, कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं सेक्शन 66A के तहत तो आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती थी, ऐसा इसके तहत प्रावधान था। इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट, देखो लैंडमार्क जजमेंट जो होता है ना, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो होता है उसको बोलते हैं लैंडमार्क जजमेंट, है ना। तो इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट इन श्रेया सिंघल 2015, श्रेया घोषाल नहीं है, श्रेया श्रृंगल है ना, तो श्रेया सिंघल 2015, द कोर्ट रूल का मतलब है फैसला देना, दैट द प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान, वाज वैग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, एंड वॉयलेट का मतलब है उल्लंघन करना, द फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, और उसके तहत क्या किया, कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई सेक्शन 66A में जो प्रावधान है वह प्रावधान अस्पष्ट हैं, और वो प्रावधान जो है फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच का उल्लंघन करते हैं। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 66A को हटा दिया। इट वॉज ब्रॉडली डिफाइंड दैट इट टुक इनटू इट्स स्वीप प्रोटेक्टेड स्पीच आल्सो। इट वॉज ब्रॉडली डिफाइंड, भाई 66A के तहत जो बातें थी उनको बहुत ही विस्तृत तरीके से परिभाषित किया गया था। इतना विस्तृत तरीके से परिभाषित किया था, टुक इनटू इट्स स्वीप का मतलब है एक तरीके से अपने, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई क्लीन स्वीप कर दिया, मतलब एक तरफा जीत गई टीम, है ना, तो उसको बोलते हैं स्वीप कर देना। तो ये जो कानून ऐसा था, इसने क्या कर लिया, एक तरफा शामिल कर लिया सारी चीज़ों को अपने अंतर्गत। प्रोटेक्टेड स्पीच, तो संविधान के द्वारा जो प्रोटेक्टेड स्पीच है, यानी कि भाई आपको स्पीच देने की स्वतंत्रता है ना, तो कई बार तो जो था आपकी फ्री स्पीच जो थी वह भी इस कानून के दायरे में आ जाती थी, है ना। एंड देयरफॉर अपसेट का मतलब है बिगाड़ देना, द बैलेंस बिटवीन द एक्सरसाइज ऑफ द, यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब है प्रयोग करना, ऑफ द फ्री स्पीच राइट, एंड द इम्पोजिशन का मतलब है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपना, ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इट। तो इस तरह से क्या किया, इस सेक्शन 66A ने एक बैलेंस को बिगाड़ दिया। किनके बैलेंस को बिगाड़ दिया, कि भाई एक तो है आपका अधिकार का प्रयोग, कौन सा अधिकार, फ्री स्पीच, कि भाई फ्री स्पीच जो राइट है आपका, भाई जो आपका भाषण देने का अधिकार है ना, कुछ भी कहने का आपको अधिकार है, तो ठीक है वो अधिकार है आपको, लेकिन उस अधिकार पर वाजिब प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इम्पोजिशन का मतलब है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लागू करना। तो भाई आपकी किस फ्री स्पीच पर वाजिब प्रतिबंध को लगाया जाए, है ना, तो इस कानून के चलते ये भेद करना मुश्किल हो गया कि भाई इसने एक बैलेंस, मतलब बैलेंस को बिगाड़ दिया किन चीज़ों में, फ्री स्पीच के बीच में
और फ्री स्पीच पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के बीच के बैलेंस को इस कानून ने खराब कर दिया। इन जनवरी 2019, जनवरी 2019 में क्या हुआ, मतलब जनवरी 2019 में भी द कोर्ट्स अटेंशन वाज ड्रॉन टू द सेम प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जो है इस ओर आकर्षित कराया गया था। ड्रॉन का मतलब यहाँ पे खींचा गया था सुप्रीम कोर्ट का ध्यान इसी समस्या की ओर, ऑफ द इनवैलिडेटेड प्रोविज़न, है ना, इसी सेक्शन 66A का जो प्रोविज़न है ना, जो प्रावधान जिसको कि इनवैलिडेट कर दिया गया है, जिसको अवैध करार दे दिया गया है, तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि भाई अब भी इसके जो प्रावधान है बीइंग यूज्ड बाय द पुलिस, इसके प्रावधान अब भी जो है पुलिस के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं टू रजिस्टर केसेस, ऐसे केसेस को दर्ज करने के लिए, टू रजिस्टर केसेस बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स, है ना, कि भाई अगर शिकायतें आ रही हैं तो इस कानून के आधार पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई थी जनवरी 2019 में। नॉट मच सीम्स टू हैव चेंज्ड सिंस देन, तब से अब तक ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ परिवर्तित हुआ है। ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, टू हैव चेंज्ड, टू हैव और ये V3, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। इसका हम प्रयोग करते हैं कोई काम जब कंप्लीट हो गया होता है ना, तो उसको दिखाने के लिए, है ना, कि अब देखो इसको, नॉट मच सीम्स टू हैव चेंज्ड सिंस देन, कि भाई तब से अब तक लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ बदल गया है। एंड इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, और यह भी काफ़ी आश्चर्यजनक है, दैट द पुलिस हेडक्वार्टर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स इन द वेरियस स्टेट्स, कि पुलिस मुख्यालय और प्रोसिक्यूटर्स का मतलब होता है अभियोग लगाने वाले, इन द वेरियस स्टेट्स हैड नॉट डिसेमिनेटेड, भाई हर राज्य में क्या होता है कि एक निदेशालय होता है ना, जो कि प्रोसिक्यूटर्स से संबंधित होता है ना, कि भाई एक तरीके से जो अभियोग लगाने वाले होते हैं ना, उनका एक तरीके से एक निदेशालय होता है। इसके अलावा जो पुलिस मुख्यालय है उनका क्या दायित्व है, उनका दायित्व है कि भाई कोई भी ऑर्डर आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं, कोई भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं, तो उनको जो है फैलाया जाए। डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलाना, प्रसार करना किसी चीज़ का, है ना। द इफेक्ट ऑफ द कोर्ट रूलिंग, तो ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या किया है, जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं या प्रोसिक्यूटर्स हैं विभिन्न राज्यों के, इन्होंने प्रसार नहीं किया है किस चीज़ का, कि भाई जो कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था 66A के संबंध में, उसके जो रिजल्ट थे उनको प्रसारित किया जाना चाहिए था, लेकिन शायद इन्होंने ऐसा नहीं किया, है ना। रूलिंग का मतलब फैसला। अमॉन्ग ऑफिसर्स मैनिंग पुलिस स्टेशन, यहाँ पे मैनिंग का मतलब है कि भाई वो स्टाफ जो वहाँ पे काम कर रहा है ना, अमॉन्ग ऑफिसर्स मैनिंग पुलिस स्टेशन, कि भाई पुलिस स्टेशंस की देख रेख में या जहाँ जो पुलिस स्टेशंस के मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, उन ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के प्रभावों के बारे में जो है नहीं बताया गया, है ना, उसका इस फैसले का जो है प्रसार नहीं किया गया, ऐसा लगता है। देयर वर ऑल्सो इंस्टेंसेस ऑफ कोर्ट्स, कि भाई इस तरह की, है ना, कि भाई अदालतों की भी हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली। फ्रेमिंग चार्ज, फ्रेम का मतलब है निर्मित करना, चार्ज का मतलब है आरोप। अंडर सेक्शन 66A इवन आफ्टर लॉयर्स हैड साइटेड द 2015 जजमेंट, कि भाई कई अदालतों में तो हमें यह भी देखने को मिला कि वकीलों ने, साइट का मतलब होता है हवाला देना, कि वकीलों ने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के 2015 के जजमेंट का। इसके बाद भी कई अदालतों में हमें ये देखने को मिला कि सेक्शन 66A के तहत जो है मामला दर्ज किया गया। द PUCL हैज सेड, भाई PUCL ने अभी हाल ही में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, उस याचिका में कहा गया है एज मैनी एज, ये मैंने आपको बताया, एज मैनी एज का प्रयोग हम करते हैं किसी चीज़ के महत्व को दर्शाने के लिए, किसी बात पे जोर देने के लिए, कि भाई कितने केसेस, 745 केसेस, इतने, तो ये एज मैनी एज का मतलब है इतने, एज मैनी एज 745 केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन 11 स्टेट्स। तो PUCL ने अपनी अपील में कहा है कि 11 राज्यों में सेक्शन 66A से जुड़े हुए 745 केस अब भी पेंडिंग चल रहे हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू सरमाइज, सरमाइज करने का मतलब होता है गैस करना, अंदाज़ा लगाना। यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है दैट पुलिस ऑफिसर्स हु रिसीव कंप्लेंट्स, कि भाई जो भी पुलिस ऑफिसर्स है ना, जिनको कि सेक्शन 66A से जुड़ी हुई शिकायत मिलती है, एंड रजिस्टर देम एज FIR, और वे क्या कर लेते हैं, इसके तहत FIR दर्ज कर लेते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज कर लेते हैं। कभी कभी तो क्या है, ये जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें यही पूछ लिया जाता है कि भाई FIR की फुल फॉर्म क्या है ना। भाई बार बार हम, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म तो सुनते नहीं हैं, जब भी सुनते हैं FIR 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 सुनते हैं ना,
तो एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो भाई हो सकता है कई जगह पे जो पुलिस है ना, मे नॉट बी अवेयर, हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो, है ना। अवेयर का मतलब जागरूक होना, मे नॉट बी अवेयर ऑफ द जजमेंट, कि भाई वे जो कई जगहों पे जो पुलिस है वह हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जागरूक ना हो, उन्हें पता ना हो। दो यद्यपि वन कैन नॉट रूल आउट, रूल आउट का मतलब होता है खारिज करना, इंस्टेंसेस ऑफ दिस सेक्शन, बीइंग इन्वॉक का मतलब है सहारा लेना, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, एज अ टूल ऑफ हरेसमेंट। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई इस बात के भी चांसेस हैं कि पुलिस को पता हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 66A को एक तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन हम इस बात को भी खारिज नहीं कर सकते कि इस तरह की भी घटनाएं हो सकती हैं कि सेक्शन 66A का प्रयोग किया जा रहा है जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए ना, एज अ टूल ऑफ हरेसमेंट। अब देखो एडिटोरियल आगे क्या कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज फॉर द सिटीजन, कानून की अज्ञानता ये बहाना नहीं चलेगा नागरिकों के लिए। भाई अगर आपको किसी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है और आप कहो कि भाई मुझे तो ये कानून की जानकारी नहीं थी, तो आप ये बहाना नहीं चल सकता है ना कि कानून की अज्ञानता है, आपको कानून की जानकारी नहीं है, फिर भी आपको पनिशमेंट तो मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे कानून की जानकारी नहीं थी। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई नागरिकों के लिए, कोई भी नागरिक है वह इस आधार पे किसी कानून से नहीं बच सकता कि साहब मुझे कानून की जानकारी नहीं थी। तो एडिटोरियल कहता है कि यह बात जो है ये पुलिस वालों पर भी लागू होनी चाहिए कि कोई पुलिस वाला अगर सेक्शन 66A के आधार पे केस दर्ज करता है और बाद में कहता है कि साहब मुझे पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को हटा दिया है, तो वहाँ पर भी इग्नोरेंस ऑफ द लॉ का फ़ायदा पुलिस वाले को नहीं मिलना चाहिए ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एंड इट मस्ट इक्वली बी, और बराबर रूप से ऐसा होना चाहिए, नो एक्सक्यूज फॉर पुलिस ऑफिसर्स हु इंक्लूड इनवैलिडेटेड सेक्शंस इन एफआईआर। एडिटोरियल कहता है कि भाई कानून के वे सेक्शंस जिनको कि इनवैलिडेट करार कर दिया गया है, अगर पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उन कानूनों का प्रयोग किया जाता है तो ये भी क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये भी एक तरीके का अपराध है, मतलब है ना, आप गलत कर रहे हो ना, तो यह एक्सक्यूज पुलिस वालों को भी नहीं होना चाहिए। रिसेंटली अभी हाल ही में हमने क्या देखा कि पुलिस इन यूपी बुक का मतलब है केस रजिस्टर करना, अ जर्नलिस्ट है ना, यहाँ पे बुक का मतलब है अरेस्ट करना, है ना, अरेस्ट करना, अ जर्नलिस्ट फॉर डिफेमेशन का मतलब है मानहानि अंडर सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी। अभी हाल ही में क्या हुआ कि यूपी पुलिस ने एक पत्रकार को अरेस्ट किया मानहानि के केस में, और ये लागू हुआ अंडर सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी कि भाई आईपीसी की धारा सेक्शन 500 के तहत मानहानि के मामले में एक पत्रकार को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इवन दो, यद्यपि, हालांकि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है दैट डिफेमेशन कैन बी परस्यूड, कि भाई जो मानहानि से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको फॉलो किया जा सकता है। परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ को, ओनली बाय वे ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट्स, कि भाई निजी शिकायतों के आधार पे आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो मानहानि से जुड़े हुए मामले हैं ना, इनके लिए आप निजी शिकायत कर सकते हो। एंड देयर कैन बी नो एफआईआर, और मानहानि से जुड़े हुए मामलों के लिए कोई एफआईआर नहीं हो सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये एक पत्रकार जो है उन्हें अरेस्ट किया गया है ना, इसके चलते, जबकि एडिटोरियल कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि मानहानि से जुड़े हुए जो मामले हैं इनमें निजी शिकायत को जो है दर्ज किया जा सकता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, निजी शिकायत के आधार पे पुलिस जो है केस को फॉलो कर सकती है। द करंट हियरिंग में रिजल्ट इन डायरेक्शंस टू स्टेट्स। अब ये देखो सेक्शन 66A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई चल रही है, इसका परिणाम क्या हो सकता है, में रिजल्ट इन डायरेक्शन, इसका परिणाम ये हो सकता है कि विभिन्न राज्यों को और पुलिस को जो है क्या निर्देश दिए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एज वेल एज साथ ही साथ द कोर्ट रजिस्ट्रीज है ना, कि भाई एक तरीके से ये जो कोर्ट है इनको भी जो है निर्देश दिए जा सकते हैं, जो निचले कोर्ट हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए जा सकते हैं फॉर एप्रोप्रिएट एडवाइजरीज टू बोथ स्टेशन हाउस ऑफिसर्स एंड मजिस्ट्रेट्स, है ना, कि भाई इस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकते हैं कि भाई उचित बातें जो है वे कही जाएं, किनको, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स, भाई जैसे कोई पुलिस स्टेशन है तो वहाँ का जो हेड है उसको जो है पूरी बातें बताई जाएं। इसके अलावा विभिन्न जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको इस संबंध में जानकारी दी जाए।
बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दोज कंसर्न टू वेट फॉर सच ऑर्डर्स। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई यह बात जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति भी संबंधित हैं सेक्शन 66A से जुड़े हुए या उससे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं वे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के ऑर्डर्स का इंतजार करें, है ना, उन्हें पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए। पुलिस चीफ्स कि भाई पुलिस के जो मुख्य हैं एंड द डायरेक्टरेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, मैंने आपको बताया कि हर राज्य में क्या किया जाता है कि भाई ये जो अभियोग से संबंधित जो है ना एक निदेशालय होता है ना, तो उनके जो डायरेक्टर हैं मस्ट प्रोएक्टिवली, देखो जब आप कोई काम प्रोएक्टिवली करते हो तो क्या है, आप उस काम में आगे से सक्रियता दिखाते हो ना। बिगिन अ प्रोसेस ऑफ कन्वे, कन्वे का मतलब है कि भाई अगर मैंने अपना मैसेज आपको कन्वे कर दिया तो इसका मतलब है मैंने अपना मैसेज आपको बता दिया। टू द लोअर कोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब है जांच करने वाले, ऑल इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड देयर इफेक्ट। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई विभिन्न जो पुलिस के चीफ हैं, इसके अलावा जो एक तरीके से प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर हैं, इनको एक तरीके से सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, एक प्रोसेस की शुरुआत करना चाहिए और जो निचली अदालतें हैं या जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं, है ना, उन तक मैसेज पहुंचाना चाहिए, उनको मैसेज कन्वे करना चाहिए। कौन से मैसेज, कोई भी जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं ना उनको ऊपर से नीचे तक कन्वे किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। एंड देयर इफेक्ट्स, और ये जो जजमेंट्स आते हैं कि भाई इनका क्या प्रभाव हो सकता है ऑन द प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन, कि भाई कोई भी जांच होती है ना, अभियोग होता है ना, अभियोग चलाया जाता है। एंड द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, या फिर फ्रेम का मतलब है निर्मित करना, या फिर आरोप निर्मित किए जाते हैं टाइम टू टाइम, तो इनके ऊपर वे जो जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका क्या प्रभाव हो सकता है, ये सारी बातें जो है बताई जानी चाहिए।